अक्सर आप उससे ये कहते हैं कि क्राइम की कुछ वैसी कहानियाँ मुझे आप लोगों को सुनानी चाहिए जिसमें क्राइम तो हुआ, लेकिन क्राइम हो जाने के बाद गुनहगारों का अंजाम क्या हुआ। जो अपराध के शिकार हो गए वो तो खैर शिकार हो गए, कभी कोई दिव्यांग हो जाता है, कभी कोई जान से जाता है, लेकिन जो गुनहगार होते हैं उनका क्या होता है, अदालत से सज़ा मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, ये भी बताएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों को एक पुरानी स्टोरी, बल्कि काफ़ी पुरानी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें पुलिस ने नायाब इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन का जो नतीजा निकला वो सब आपको कहानी के अंत में खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस घटना का ताल्लुक दो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से है, एक कोलकाता और दूसरा मुंबई। कोलकाता का रहने वाला एक नौजवान 25 साल का, जिसका नाम था दीपेन असित बनर्जी। ये दीपेन असित बनर्जी एक आईटी इंजीनियर था और इसे मुंबई में नौकरी मिली थी। बल्कि मुंबई के पास जो सबब है नवी मुंबई, वहाँ इसे एक आईटी फर्म में नौकरी मिली थी और ये फिर कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद होता है, नए शहर में कोई जाता है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं उनसे किसी मकसद देखता है। तो दीपेन असित बनर्जी ने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की, जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उसे नवी मुंबई के ऐरोली इलाके में सेक्टर 8A में एक अपार्टमेंट रेंट में दिलाने में उसकी मदद की, यानी दिला दिया। अब इस अपार्टमेंट में दीपेन शिफ्ट हो गया और वहीं रहने लगा। चूँकि अकेला था, परिवार के लोग तो जाहिर सी बात है कोलकाता से नहीं आए थे, यहाँ नौकरी कर रहा था वो, तो खाने पीने का जो उसका इंतज़ाम था वो बाहर से टिफ़िन सर्विस के ज़रिए जो है खाना मंगवाया करता था। काम पर जाना, घर में आकर सो जाना, घर में भी काम करते रहना, टिफ़िन सर्विस से खाना खाना, जिस तरह से एक बैचलर की ज़िंदगी होती है, दीपेन उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था। कुछ दिनों तक ये सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक वो मनहूस तारीख आई जिस तारीख ने दीपेन की ज़िंदगी बदल कर रख दिया। ये तारीख थी 10 अगस्त 2010 की। दीपेन की अपने घर वालों से रोज़ फ़ोन पर बात होती थी। ये बहुत ऑब्वियस और नॉर्मल सी बात है, जो भी लोग बाहर रहते हैं अपने नाते रिश्तेदारों से फ़ोन पर रोज़ ही बात करते हैं, खासकर अब जब टेलीफोन इतना हैंडी है, अवेलेबल है, मोबाइल है सबके पास। तो खैर 2010 की बात है, घर वाले रोज़ दीपेन से बात करते थे। दीपेन की बहन ने 10 अगस्त को जब उसे फ़ोन किया सुबह, तो उसका फ़ोन अनआंसर्ड गया। बहन को लगा कि शायद कहीं बिजी होगा या वॉशरूम में होगा, थोड़ी देर बाद करूंगी। थोड़ी देर बाद किया, वो भी अनआंसर्ड रहा। दिन में कई बार फ़ोन करती रही वो, लेकिन दीपेन ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। बहन की चिंता बढ़ती रही। वो पूरा दिन जो है निकल गया। बहन लगातार फ़ोन करके अपने भाई से बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। 11 तारीख का दिन आ गया, यानी 11 तारीख आ गई। अब बहन ने फिर से उसको फ़ोन करना चालू किया सुबह से ही, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था और लगातार फ़ोन रिंग जा रहा है, लेकिन घंटी बज रही है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। अब बहन बहुत परेशान हो गई। उसने फिर उस रियल एस्टेट एजेंट से बात की जिस एजेंट ने उसके भाई को मकान किराए पर दिलवाया था। वो एजेंट जो है उसने भी अपने तौर पर दीपेन को फ़ोन करने की कोशिश की, लगातार फ़ोन करता रहा, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं उठा। तब रियल एस्टेट एजेंट को भी खटका लगा। वो फ़ौरन मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचकर उसने देखा कि दीपेन के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है और घर के अंदर सारी चीज़ें बिखरी हुई है। वो घबरा गया, उसे डर लगने लगा अनहोनी का, और उसने फ़ौरन नवी मुंबई की जो पुलिस है उसको इत्तला दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मकान में दाखिल हुई, सीन ऑफ क्राइम में, और जैसे ही मकान के अंदर घुसी, थोड़ा आगे लोग बढ़े, अंदर खून के छींटे और धब्बे सब भरे हुए थे। ये देखकर सारे लोग घबरा गए। पुलिस वाले तो खैर इस तरह के मौक़ों पर जाते हैं, सीन ऑफ क्राइम विज़िट करते हैं, उनको थोड़ा मतलब आप कहें कि उनके अंदर थोड़ी हिम्मत भी होती है इस तरह के गोरी चीज़ों को देखने की। तो पुलिस वाले जब और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बाथरूम में दीपेन जो है वो औंधे मुंह गिरा पड़ा है और उसके जिस्म में अनगिनत चाकुओं के घाव हैं और बाथरूम में भी खून बहकर बिल्कुल जम गया है और पूरे कमरे में, बाथरूम के आसपास के इलाके में भी खून ही खून है। जिस तरह से खून बिल्कुल निकल कर जम गया बाथरूम में, वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जिस्म को देखकर साफ था कि दीपेन अब जिंदा नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है और कोई ऐसा है जिसने उसे चाकू मारे हैं। पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा, देखा कि घर की सारी चीज़ें जो है वो बिखरी पड़ी हैं, खासकर घर में जो कीमती चीज़ें हैं वो गायब हैं। लैपटॉप जो दीपेन का है वो गायब है, मोबाइल फ़ोन गायब है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, सारी चीज़ें गायब हैं। सीधा सीधा ये मामला लूट यानी लूट और मर्डर का लग रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट भी दर्ज की और मामले की छानबीन
शुरू कर दी। दीपेन का कत्ल हो चुका था। उधर उसके घर वालों को कोलकाता में इसकी जानकारी दी गई। घर वाले रोते बिलखते हुए नवी मुंबई पहुंचे। घर का चिराग बुझ चुका था। आप समझ सकते हैं कि पूरे परिवार पर क्या गुजरी होगी, कितनी तकलीफ, कितना दर्द उन्होंने सहा होगा। तो खैर वो लोग तो पहुंचे मुंबई, बच्चे की लाश ली, अंतिम संस्कार कराया। इधर पुलिस जांच करती रही। पुलिस ने जब सीन ऑफ क्राइम को विजिट किया था तो वहाँ से पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, लेकिन क्लू के नाम पर 2 ऐसी चीज़ें मिली थी जो पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई। एक चीज़ ऐसी थी जो इनविजिबल थी। आप समझ सकते हैं वो क्या चीज़ है? वो फिंगरप्रिंट। पुलिस ने जब पूरे घर की तलाशी ली और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया तो उस घर में एक नहीं 2-3 लोगों के, अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट जो है उस घर के अलग अलग चीज़ों पर नज़र आए, जिसे देखकर ये साफ था कि रॉबरी के लिए या डकैती के लिए उस घर में जो भी लोग घुसे थे वो 1 या 2 आदमी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा उनकी तादाद थी। एक तो ये चीज़ फिंगरप्रिंट के ज़रिए पुलिस को पता चली, और दूसरी बात, पुलिस को मौका वारदात से खून से सना हुआ एक शर्ट भी मिला। अब ये जो खून से सनी शर्ट थी, उस शर्ट को पुलिस ने बहुत बारीकी से देखा, उसका मुआयना किया, और उस शर्ट में पुलिस को एक स्टिकर, जो टेलर का स्टिकर होता है, वो लगा हुआ मिला। इस टेलर का नाम था स्टाइल स्टार टेलर कराद। कराद एक जगह है सतारा ज़िले में, सतारा भी महाराष्ट्र में है, आप सब जानते हैं। और यहाँ ये जो स्टिकर है, इस स्टिकर पर सिर्फ स्टाइल स्टार टेलर का ही नाम नहीं लिखा था बल्कि उसका नंबर भी छपा हुआ था, नंबर भी प्रिंटेड था। तो इस स्टिकर के ज़रिए पुलिस ने सबसे पहले सतारा के उस टेलर से बात की। उसने कहा कि हाँ, ये टेलर का ही नंबर है, स्टाइल स्टार टेलर का। पुलिस ने जो भी फ़ोन पर पूछ सकती थी पुलिस ने पूछा, लेकिन फ़ोन पर इतनी जानकारी तो नहीं मिल सकती कि ये शर्ट किसकी है, क्या है, और वो भी खून से सनी शर्ट के बारे में। तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन नवी मुंबई से सतारा रवाना हुई। उस शर्ट की तस्वीरों के साथ, खून से सनी शर्ट की तस्वीर के साथ सब कुछ पुलिस ने दिखाया। और जो टेलर था सतारा का, बल्कि कराद का, उसने उस शर्ट को देखते ही पहचान लिया, और उसने एक लड़के का नाम लिया और बताया कि वहीं पास रहने वाला एक लड़का जो है ये शर्ट सिलवा कर ले गया था। अब पुलिस ने सारा जोर उस लड़के तक पहुंचने में लगा दिया। पुलिस के पास फिंगरप्रिंट तो थे, लेकिन फिंगरप्रिंट किसके हैं ये साफ नहीं था। तो इसीलिए जो इकलौती उम्मीद थी वो इस शर्ट के ज़रिए ही थी। पुलिस उस शर्ट के ज़रिए टेलर तक पहुंची। टेलर ने एक लड़के का नाम लिया, लड़के तक पहुंची, और जब उस लड़के से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि शर्ट तो उसका भाई लेकर गया है और उसका भाई नवी मुंबई में रहता है। पुलिस को लगने लगा कि शायद शर्ट के सहारे ही जो है वो कातिलों तक पहुंच जाएगी, रॉबर्स तक पहुंच जाएगी, और नवी मुंबई में उस ठिकाने तक पहुंची जहां पर ये लड़का रहता था जो अपने भाई की शर्ट बोरो करके लेकर आया था। इस लड़के से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हाँ, शर्ट तो मैं लेकर आया था, मेरे भाई की शर्ट है, लेकिन वो शर्ट तो मैंने अपने एक दोस्त को दे रखा है जिसका नाम है सूरज गौरव, और सूरज वो शर्ट लेकर गया, उसने आज तक मुझे शर्ट वापस भी नहीं लौटाई है। जब मैं उससे पूछता हूँ तो उसने कहा कि वो बाद में लौटा देगा, अभी उसके पास नहीं है। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि इस मामले में सूरज गौरव नाम के उस लड़के का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, तभी जो है वो शर्ट गायब है और सूरज उस शर्ट को, जो उसका ओनर है, उसको नहीं लौटा रहा है। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए सूरज गौरव को इंटरसेप्ट किया। 23 साल का ये लड़का था। जब सूरज से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने न सिर्फ दीपेन असित बनर्जी के कत्ल की बात कबूल कर ली, बल्कि उसने इस कत्ल की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि यह कत्ल उसने अकेले नहीं किया, बल्कि उसके साथ 3 और लोग थे। एक लड़का था जिसका नाम विष्णु विनोद बंदल है, 23 साल जिसकी उम्र है। एक और शख्स है जिसका नाम है संतोष राउत, उसकी उम्र 30 साल है। और एक और लड़का है जो माइनर है, यानी 18 साल से उसकी उम्र कम है। तो इस तरह से ये 3 लोग थे, और चौथा वो खुद सूरज गौरव जो शर्ट लेकर आया था और जिसकी शर्ट मौका वारदात पर पुलिस को मिली थी। अब पुलिस ने इन 4 लोगों को इंटरसेप्ट कर लिया। माइनर के साथ तो खैर आपको पता है कानून के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो 3 बालिग मुलजिम थे उनसे पुलिस ने सख्ती की, उनसे पूछताछ की, और उन्होंने फिर पूरी कहानी सुनाई। इस मर्डर के पीछे कोई दुश्मनी, कोई रंजिश जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि जिन्होंने कत्ल किया उनमें से एक लड़का ऐसा था जो दीपेन असित बनर्जी का दोस्त सरीखा था। दोस्त सरीखा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्त एग्जैक्टली नहीं था। दोनों के प्रोफाइल में, पढ़ाई लिखाई में, बैकग्राउंड में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन दोनों चूँकि हम उम्र के थे तो दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। अब वो लड़का था विनोद विष्णु बंदल, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये लड़का करता क्या था, ये फूड डिलीवर करता था और रोज़ टिफ़िन पहुंचाने दीपेन असित बनर्जी के घर आता था। और जब जब दीपेन के घर आता था वो देखता था कि दीपेन जो है अपने फ्लैट में, अपने अपार्टमेंट में एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। सोफ़ा लगा हुआ है,
पूरा घर करीने से सजा हुआ है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, सजावट की चीज़ें हैं, हमेशा वो लैपटॉप पर काम करता हुआ दिखता, उसके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड होते, बढ़िया मोबाइल फ़ोन था। तो कुल मिलाकर लाइफस्टाइल जो है ये दीपेन की काफ़ी अच्छी थी। और बातों ही बातों में बंदल ने दीपेन से पूछा भी था कि भैया आप काम क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं एक आईटी फर्म में हूँ। बातों ही बातों में उसने ये भी बताया कि उसकी सैलरी कितनी है। ये सारी बातें जब फूड डिलीवर करने वाले विनोद विष्णु बंदल को पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। उसको लगा कि ये अकेला रहता है, अगर हम इसे लूट ले तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, इसके पास जो भी कीमती चीज़ें हैं वो हम लूट लेंगे और काफ़ी पैसे मिलेंगे। कुछ ऐसी बात उसके दिमाग में आई और इसके बाद उसने एक एक करके 3 लोगों को जोड़ा, संतोष राउत को, सूरज गौरव को और एक माइनर को। फिर 4 लोगों ने मिलकर 10 अगस्त की सुबह को ही दीपेन के घर में धावा बोला। और धावा बोलने के बाद चूंकि बंदल उसके घर में पहले से आता जाता था तो बंदल की आवाज़ सुनते ही दीपेन ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही दीपेन ने घर का दरवाज़ा खोला ये चारों लोग दनदनाते हुए घर के अंदर घुस आए और आओ देखा ना ताओ, ताबड़तोड़ अपने पास मौजूद चाकू से उन्होंने दीपेन को बुरी तरह से स्टैब करना, जिसे हिंदी में कहते हैं गोदना, शुरू कर दिया। उसके जिस्म में इन 4 कातिलों ने एक एक करके 16 बार चाकू मारे, 16 टाइम्स स्टैब इंजरी उसके जिस्म में लगे और इतने चाकुओं से दीपेन छलनी होकर गिर पड़ा। जब वो गिरा चाकू मारने के दौरान ये जो लड़का है सूरज गौरव, उसकी शर्ट पर भी काफ़ी खून लग गया और वो थोड़ा परेशान भी हुआ। इस वजह से उसने अपनी शर्ट वहीं मौके पर उतार दी और ख़ुद को साफ़ करने की कोशिश की और साथ ही उसको लगा कि खून बहुत ज़्यादा बिखरे नहीं और कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजे के बाहर भी खून के कुछ छींटे चले जाएं तो वो फिर फंसने का डर हो जाता है। इस इरादे से उसने अपनी शर्ट से ही सारे खून को साफ़ करके बाथरूम की तरफ एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया, जमा कर दिया। लाश भी वहीं घसीट कर फेंकी और उसके बाद इन 4 लोगों ने मिलकर उस घर में ताबड़तोड़ लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन आखिरकार उस शर्ट और शर्ट के स्टिकर के सहारे पुलिस उन तक पहुंच गई और वो गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी गिरफ्तारी के बाद ये मामला लगातार कोर्ट में चलता रहा। पुलिस ने कई सबूत, कई गवाह इस मामले में पेश किए। गवाह टेलर था, इसके अलावा जो सूरज गौरव के दोस्त थे वो थे, बाकी जो भी चश्मदीद उस अपार्टमेंट के रहे होंगे, आसपास किसी ने अगर इनको आते या जाते हुए देखा होगा, उनको भी पुलिस ने गवाह के तौर पर लिस्ट किया अपनी चार्जशीट में और ये मुकदमा चलता रहा। सबूत के तौर पर एक तो शर्ट है जो मौका वारदात से बरामद हुई थी और जिस शर्ट को टेलर मास्टर ने एक लड़के के लिए सिलने की बात कही थी, जो लड़का सूरज गौरव का दोस्त था। तो कोरोबोरेट करने वाली ये बातें थी, यानी सबूतों की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही थी। ये एक बहुत क्रूशियल एविडेंस था। जो दूसरा सबसे अहम एविडेंस था वो था उस घर में मिले फिंगरप्रिंट। वो फिंगरप्रिंट पहले तो गुमनाम थे, ये पता नहीं था कि फिंगरप्रिंट किसके हैं, लेकिन जब ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जब केस खुला तो इनकी फिंगरप्रिंट के सैंपल पुलिस ने फिर से कलेक्ट किए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके से मिले फिंगरप्रिंट के साथ इनके फिंगरप्रिंट मैच कराए तो वो सारे मिल गए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था जो इन दोषियों के लिए, आप समझ लीजिए कि लास्ट नेल इन द कॉफिन कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील, वो साबित हुआ। इसके साथ ही जो चीज़ें दीपेन असित बनर्जी के रूम से इन कातिलों ने, इन रॉबर्स ने लूटी थी, वो सारी चीज़ें इनके पास से बरामद भी हो गई। तो एक एक करके बहुत सारे सबूत और गवाह इस मामले में पुलिस को मिले और पुलिस ने इस केस को बहुत अच्छे से पुट फॉरवर्ड किया, अदालत के सामने रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि अदालत ने इन सभी के सभी 4 लोगों को, बल्कि मैं तो कहूँगा 3 लोग, क्योंकि माइनर का मुकदमा अलग चलता है, उसे भी सज़ा होगी, लेकिन आपको पता है सज़ा कत्ल के मामले में माइनर को सिर्फ 3 साल की ही होती है और मेरे ख्याल से वो भी सज़ा क्या उसको करेक्शन होम में भेजा जाता है। तो बाकी के जो 3 लोग हैं, विनोद विष्णु बंदल जो मास्टरमाइंड है वो, राउत, संतोष राउत और सूरज गौरव, इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। इस तरह से एक ऐसा मामला जो बिल्कुल ही क्लूलेस था, उस केस को पुलिस ने खून से सनी एक शर्ट के सहारे सुलझाने में कामयाबी हासिल की और न सिर्फ हासिल की बल्कि सभी के सभी दोषी गुनहगार करार दिए गए, मुलजिम दोषी करार दिए गए और उन्हें सज़ा भी हो गई। तो आज की कहानी यहीं तक। आप इस कहानी पर अपनी राय दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं और कैसे लोग किसी के पास से कुछ रुपए हासिल करने के लिए उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, मार देते हैं। ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है।